हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पहले की वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखी गई है, इस बुक की से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ और ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस बुक से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी, वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक मैं 6 वीडियोज़ आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स उसमें से आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो कल जो मेरी 6 वीडियो जो आई थी, 6 क्लास जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, उसमें हमने उत्तराखंड के आदि निवासी यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसमें हम किरात जनजाति के बारे में पढ़े थे और ग्रेसन का ये कहना था कि किरात जो जनजाति है वो कुमाऊं और गढ़वाल की आदि निवासी मानते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत होता है और उस मत के अनुसार ही हमें अपने नोट्स तैयार करने होते हैं। तो हम लोग ने कल करीब यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी कि किरात के बारे में हमने काफ़ी कुछ प्रमाण और तथ्य देखे थे कि महाभारत काल में हमको क्या-क्या तथ्य देखने को मिलते हैं किरातों से रिलेटेड, और रामायण काल में हमको क्या-क्या तथ्य देखने को मिले थे किरात से संबंधित। तो हम लोग इतना कवर कर चुके थे। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हम शुरू करेंगे शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार कोल जाति के बारे में, कि वो क्या कह रहे हैं और उनका क्या मानना है इस जाति के बारे में, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करने चाहिए और आपके एग्जाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मत है कि कोल या मुंड जाति भारत और हिमालय की प्राचीनतम और उसके पश्चात क्रमशः किरात और खस जाति हिमालय प्रदेश में आवासी। तो ग्रेसन ने तो बोला था कि किरात जो जाति है वो आदि निवासी है उत्तराखंड की, कुमाऊं और गढ़वाल की, लेकिन शिव प्रसाद डबराल जी कहते हैं कि कोल और कोल जिसे मुंड जाति भी कहा जाता है, वो भारत और हिमालय की सबसे पुरानी जनजाति है। उसके बाद किरात आया और उसके बाद खस जो जातियाँ आई वो हिमालय में आकर बसी थी। इसके अलावा डॉक्टर मजूमदार का कथन है कि मूल आस्थोलॉइड जाति उत्तर प्रस्तर युगीन संस्कृति लेकर आई। देखिए, मूल आस्थोलॉइड जाति से क्या मतलब है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। मूल आस्थोलॉइड से हम ये समझते हैं कि भारत की सबसे पुरानी आदिवासी मानी जाती है मूल आस्थोलॉइड, जो ये लोग भारत में आर्यों के आने से पहले रहते थे यहाँ पे, ठीक है? तो आगे क्या लिखा है कि मूल आस्थोलॉइड जाति उत्तर प्रस्तर युगीन संस्कृति लेकर आई, क्योंकि ये भारत की प्राचीन जाति है, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था, उत्तर प्रस्तर युगीन संस्कृति। उत्तर प्रस्तर युगीन संस्कृति से मतलब क्या है, जो पाषाण काल का जो युग था, जब वो अपने अंतिम चरण पे था, ठीक है? जो जब कोई युग या काल अपने अंतिम चरण पे होता है तो उसे हम उत्तर प्रस्तर युगीन कहते हैं, या उत्तर से मतलब से संबोधित करते हैं। तो जो पाषाण काल का जो युग था वो अपने अंतिम चरण पे था और उसके बाद जो नया युग शुरू होने वाला था, तो इसलिए इसे उत्तर प्रस्तर युगीन कहा गया है। तो मूल आस्थोलॉइड जाति उत्तर प्रस्तर युगीन संस्कृति लेकर आई। कैसे? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाषाण काल में लोग क्या करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे और गुफाओं में रहते थे और या तो पेड़ों के नीचे रहते थे और कंदमूल फल वगैरह खाते थे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस समय के जो औजार वगैरह होते थे वो बहुत ही खुरदरे होते थे। तो मूल अस्तोलॉय जाति ने क्या करा, उत्तर प्रस्तर युगीन संस्कृति लेकर आना मतलब कि उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार कर लिया था। इसके इस युग के अंत में अंत तक पहुँचते पहुँचते उन लोगों ने काफ़ी कुछ सुधार कर लिया था। अब ये क्या करने लगे थे, अपने औजारों को इन्होंने बहुत ही अ, अच्छा बना लिया था। अब खुरदरे औजार ना बनाकर काफ़ी तीखे और नोकीले औजार बनाने लगे थे, छोटे-छोटे औजार बनाने लगे थे और इसके अलावा अब ये पशुपालन भी करने लगे थे और कृषि भी इन्होंने शुरू कर दी थी यहाँ पर तक पहुँचकर, ठीक है? उत्तर प्रस्तर युगीन में अब ये कृषि भी करने लगे थे और पशुपालन, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तो इस तरह के जानवर पालने लगे थे। अब पहले पाषाण काल में, इससे पहले पाषाण काल में अब क्या करते थे कि अलग-अलग जगहों में अपना स्थान बदलते रहते थे, लेकिन अब ये एक जगह स्थिर होकर रहते थे, यानी कि झोपड़ी बनाकर रहते थे। अब ये अपनी जगह नहीं बदलते थे, एक जगह अपना झोपड़ी बनाकर वहीं पे रहते थे। तो इस तरह के काफ़ी बदलाव
इन मूल आस्थोलाइट जाति ने यहाँ पर किए थे। अब आगे क्या कह रहा है समझते हैं। उसकी भाषा के अध्ययन से विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि उस जाति ने भारत में सभ्यता का प्रकाश लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वही चीज़ जो मैं आप लोगों से ऊपर बता रही थी कि इन लोगों ने बहुत कुछ सुधार किया था अपनी संस्कृति में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, भारत में सभ्यता का प्रकाश लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किन्होंने? आस्थोलाइट जाति ने। मूल आस्थोलाइट ने तत्कालीन अन्य जातियों, विशेषतः नेग्रितो जाति जो उसके आगमन से पूर्व भारत में बस गई थी, से घुल मिलकर कोल या मुंड जाति को जन्म दिया था। यानी कि निग्रितो और आस्थोलाइट मूल जो जाति थी वो आपस में मिलजुल कर उन्होंने क्या करा था, कोल जाति को जन्म दिया था। डॉक्टर डबराल के अनुसार कोल उत्तराखंड के आदि निवासी हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन भी कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए कि डॉक्टर डबराल क्या मानते हैं कि जो कोल जाति है वो क्या है, उत्तराखंड की आदि निवासी है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। और देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि हर इतिहासकार के अलग अलग मत होते हैं। तो जो आयोग है, आयोग भी इसी को सही मानता है कि कोल ही उत्तराखंड के आदि निवासी हैं, ठीक है। तो ग्रेसन ने तो काफ़ी प्रमाण दिए हैं यहाँ पे कि रामायण काल के और महाभारत काल के, लेकिन कोल जाति और खस जाति के बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। इस वजह से ये भी एक कारण हो सकता है कि कोल जाति को आदि निवासी माना गया है उत्तराखंड का, ठीक है। एक समय था जब कोल या मुंड जाति उत्तर भारत के समग्र मैदानी प्रदेशों में छाई हुई थी, ठीक है। कालांतर में उत्तरी भारत में द्रविड़ जाति के प्रसार के लिए उसे दक्षिण के पठार में तथा हिमालय के वन प्रदेश में शरण लेनी पड़ी। देखिए, एक समय की बात जब वो कर रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब कोल या मुंड जाति उत्तर भारत के समग्र मैदानी प्रदेशों में छाई हुई थी। उत्तर भारत आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, और ये हमारा उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके मैदानी जो इलाके थे वहाँ पर तक एक कोल और मुंड जाति फैली हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, उत्तरी भारत में क्या हो गया, द्रविड़ जाति के लोग वहाँ पर को अपना प्रसार करने लगे। द्रविड़ जाति कौन सी जाति हुई? इसको एक प्रकार से जाति नहीं कहकर दक्षिणी भारत का एक प्राचीन भाषाई संस्कृति समूह कहा जाता है वैसे तो ये दक्षिण भारत में फैली हुई थी और धीरे धीरे इन लोगों ने उत्तर भारत में भी अपने क्या कर लिया, अपने पैर पसार लिए थे, अपने आप को, अपनी जाति को यहाँ तक ले आए थे। तो उसे दक्षिण के पठार में किसी कोल जाति को दक्षिण के पठार में तथा हिमालय के वन प्रदेश में शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है। तो जब द्रविड़ यहाँ आ गए थे तो कोल जाति को यहाँ पर से किसी कारणवश यहाँ पर से हटना पड़ा होगा और कहाँ फैल गए, दक्षिण के पठार की तरफ चले गए और हिमालय के आधे लोग उधर को चले गए, आधे लोग वन प्रदेश की तरफ उनको शरण लेनी पड़ी। मुंड जाति एक स्वतंत्र जाति के रूप में इसी नाम से मध्य हिमालय के उबड़ खाबड़ भागों में आज भी मिलती है, ठीक है। जो मुंड जाति है, मुंड नाम से जाना जाता है, तो मुंड जाति आज भी कहाँ पर मिलती है, एक स्वतंत्र जाति के रूप में कहाँ पर मिलती है, मध्य भारत। मध्य भारत हमारा कौन सा हो गया, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया, आंध्र प्रदेश वाला इलाका हो गया, सॉरी तेलंगाना वाला इलाका हो गया, तो ये सब मध्य भारत के अंतर्गत आता है। तो हमको कहाँ पे मिलती है अभी वर्तमान समय में मुंड जाति? मध्य भारत में के उबड़ खबड़ वाले भागों में, ठीक है। जब किरात जाति का पर्वतीय क्षेत्रों में प्रसार हुआ तो कोल जाति को या तो उनका ग्राम सेवक बनना पड़ा और या क्या हुआ, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दुर्गम बीहड़ पठारों और उच्च पर्वतीय ढालों या भूटांतिक प्रदेश में उन संकीर्ण निर्जन घाटियों में शरण लेनी पड़ी जिनमें आगे बढ़ने का मार्ग तिब्बत भारत सीमा पर स्थित हिमाच्छादित श्रेणियों को रोके हुआ था। क्या कहने, कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि जब किरात का पर्वतीय क्षेत्रों में प्रसार हुआ, ऐसा तो था नहीं कि कोल आए चाहे किरात आए तो दूसरी जाति पूरी तरह से समाप्त हो गई, ऐसा तो था नहीं। कहीं ना कहीं रहकर वो लोग संघर्ष कर ही रहे थे। तो जैसे कि श्री प्रसाद डबराल के अनुसार जब किरात जाति का पर्वतीय क्षेत्रों में प्रसार हुआ तो वही उनका तो ये मानना है ना कि कोल पहले आए थे और किरात बाद में आए थे। तो कोल तो पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे उनके अनुसार, श्री प्रसाद डबराल जी के अनुसार, उनके अनुसार क्या कह रहे हैं कि कोल तो वहाँ पे पहले से थी। जब किरात वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में प्रसार करने लगे तो कोल जाति ने क्या किया, कोल जाति को या तो उनका सेवक बनना पड़ा होगा और फिर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पे संघर्ष किया और जीवन बिताया। क्या करा, कहाँ पर को, जैसे दुर्गम स्थानों में, बीहड़ पठारों में, ऊंचे पर्वतीय ढालों पर और ऐसी मतलब दुर्गम स्थानों पर उन लोगों को अपनी शरण लेनी पड़ी। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन लोगों ने ऐसी दुर्गम और दुर्लभ जगहों पर शरण ली, ठीक है। किरातों के आने की बात, कोल की बात हो रही है, ठीक है। कुछ समय पश्चात पश्चिम की ओर से खस जाति ने हिमालय के उत्तम चराई क्षेत्रों से किरात जाति को उत्तर की दुर्गम घाटियों की ओर धकेल दिया। किसकी बात हो रही है? अब कुछ उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात पश्चिम की ओर से, पश्चिम की तरफ से कौन आ गई? खस जाति आई। खस जाति ने क्या किया, खस जाति ने हिमालय के उत्तम चराई क्षेत्रों में किरात जाति को, अब
कोल तो धीरे-धीरे पीछे हट गए, मतलब दूसरे स्थानों में, दुर्गम स्थानों में चले गए रहने के लिए। अब खस जाती आई तो खस जाती ने किरातों को वहाँ से हटाने की कोशिश करी और कहाँ की ओर ढकेल दिया, उत्तर की दुर्गम घाटियों की तरफ ढकेल दिया। और वहाँ पर पहले से ही जो बसी हुई कोल जाति थी, हमने जो पढ़ा ना कि किरातों ने कोल जाति को दूसरी स्थान पे भेजा, यानी कि दुर्गम स्थानों पे भेजा। अब खस जाती आई तो खस जाति ने किरातों को दुर्गम स्थानों पे भेजा, तो जहाँ पर पहले से ही कोल जाति बसी हुई थी वहाँ पर किरात चले गए। ठीक है, आप सिंपल तरीके से समझिए इसको। तो कोल जाति को उनके अधिक शक्तिमान किरात जाति ने अमूल नष्ट कर दिया। अब वहाँ पर किरात जाति ने उनको क्या करा, उनके ऊपर हावी हो गए और कोल जाति को वहाँ पर से हटा दिया। ठीक है, नष्ट कर दिया मतलब पूरी तरह नष्ट कर दिया नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि उनको हरा दिया या फिर उनको वहाँ से हटने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, कहीं दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया होगा। तो इसका मतलब यह है कि किरात जाति कोल से ज़्यादा शक्तिशाली जाति थी। ठीक है, किरात जाति पशुचारक व आखेटक जाति थी। देखिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कल वाली जो हमने टॉपिक हमने कवर किया था उसमें भी हम ये इस बारे में पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था कि अर्जुन और पांडव पुत्र अर्जुन का और किरात आत्मा शिव जी का जब युद्ध हुआ था, तो उसमें कितने हजारों असंख्यों की संख्या में जब किरात आए थे, तो उनकी वीरता के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा हुआ था। तो किरात जाति पशुचारक थी और आखेटक थी। पशुचारक जानवर को चराने वाली और आखेटक यानी कि शिकारी प्रवृत्ति की थी। वह भेड़े पालती थी और काले कंबल की गाती से शरीर को ढकती थी, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और कमर में कटार खोसकर वह वनों में आखेट करती थी। ठीक है, तो इसमें इतनी डीपली एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है नहीं, तो ये आसानी से समझ में आ रहा है कि किरात कैसे थे और कैसे अपना जीवन यापन करते थे। जब लघु हिमालय के पठारों में किरात लोगों का पूर्ण प्रसार हो गया, तो कई शताब्दियों पश्चात पश्चिम में ईरान व अफगानिस्तान से दरद तथा खस नामक पशुचारक जातियों की टोलियों ने दर्दिस्तान व कश्मीर के रास्ते पूर्व की ओर से लघु हिमालय के पठारों पर आगमन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। देखिए, लघु हिमालय के पठारों से क्या मतलब है, जो हमारा लघु हिमालय, देखिए लघु हिमालय जो हिमालय जो हिमाचल जो श्रेणी होता है, हिमाचल जो श्रेणी होता है वो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। यानी कि जो भी जितने भी हमारे अभी इस समय वर्तमान समय में जो भी हिल स्टेशन वगैरह हैं वो सब लघु हिमालय में। तो पठार से मतलब क्या है, पठार से मतलब यहाँ पर पठार से मतलब पूरी तरह समतल मैदान नहीं है, बल्कि पठारों के बीच में समतल और ढलानदार क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पठार तो हमारा दक्षिण वाली तरफ को होगा ना, जैसे कि ये हो गया मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, मध्य से लेकर दक्षिण तक का वाला जो एरिया हुआ वो हुआ हमारा पठार में। लेकिन यहाँ पर लघु हिमालय के पठार से मतलब प्लेन पठार नहीं है, जबकि इसका मतलब ये है कि जो पहाड़ों के बीच में जो समतल ढलानदार जो क्षेत्र होता है वो लघु हिमालय के पठार कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो किरात पठारों में किरात लोगों का पूर्ण प्रसार हो गया, तो वहाँ पर उन लोगों ने अपना पूरा अपनी जाति को पूरी पूर्ण रूप से वहाँ पर को फैल चुके थे। कई शताब्दियों पश्चात पश्चिम में ईरान व अफगानिस्तान से दरद और खस एक तरह की जनजाति है, जाति ही है, मतलब आदि निवासी ही हम इनको कहेंगे, नामक पशुचारक जातियों की टोलियों ने दर्दिस्तान व कश्मीर के रास्ते, ठीक है, दर्दिस्तान यानी कि दरद लोगों का क्षेत्र होता है, दरद जो जाति होती है ना, दरद जहाँ पे दरद जातियों का बसेरा होता है और प्रसार होता है, उसको दर्दिस्तान कहा जाता है। तो दरद लोगों का क्षेत्र, या जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के कुछ हिस्से और कश्मीर का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है। तो दर्दिस्तान व कश्मीर के रास्ते पूर्व की ओर से लघु हिमालय के पठारों पर अपना आगमन प्रारंभ कर दिया। खस जाति भी पशुचारक, आखेटक एवं वीर जाति थी। ठीक है, तो खस जाति भी कैसी थी, किरातों की तरह पशुचारक थी, आखेटक थी और वीर जाति थी। ऐसा नहीं था कि वो कमजोर जाति थी, किरातों से हार जाती थी ये बात अलग है, लेकिन कमजोर नहीं थी। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। क्या करना पड़ा, बेबीलोन, एशिया माइनर, ईरान व अफगानिस्तान में अपने शत्रुओं से निरंतर संघर्ष करना पड़ा। बेबीलोन कौन सा जगह है, ये बेबीलोन आज का इराक में स्थित है, आज का जो इराक है वहाँ पे स्थित है। जैसे टिग्रिस और न्यू फेरिस जो नदियाँ हैं उनके बीच में बसा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसका नाम नोटिस कर सकते हो कि बेबलिन कहाँ पर स्थित है, इस वक्त आज के इराक में स्थित है। और टिग्रिस और न्यू फ्रेटिस करके एक नदी है, टिग्रिस और न्यू फ्रेटिस नदी के बीच में ये स्थित है। ठीक है, और एशिया माइनर क्या हुआ, एशिया एक छोटा सा भाग है, मतलब एशिया का एक छोटा सा भाग है, इसे अनाटोलिया भी कहते हैं। ठीक है, आज के समय में इसको अनाटोलिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ईरान व अफगानिस्तान में अपने शत्रुओं से निरंतर संघर्ष करना पड़ा।
ठीक है, खस जाति की प्रतिद्वंद्विता में क्या हुआ, किरात टिक ना सकी, यानी कि अब खस ने किरातों को परास्त किया और धीरे धीरे खस लोगों ने क्या किया, किरातों के अच्छे चारागाहों को वहां से छीन लिया और कश्मीर, कांगड़ा, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं तथा पश्चिमी नेपाल में स्थित लघु हिमालय की ढालों पर अपना अधिकार बना लिया। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि अब खस जाति यहाँ पे को खस जाति ने क्या कर लिया था, अपना प्रसार कर लिया था यहाँ पर को। ठीक है, खस जाति खस लोगों की मुखाकृति कैसी थी, लंबी थी, सीधी और ऊंची नासिका, मूछ, दाढ़ी की प्रचुरता, अपेक्षाकृत लंबा आकार और हष्टपुष्ट शरीर होता था। अपने विगत इतिहास एवं साहित्य स्रोतों के नितांत अभाव के कारण इस जाति को शौर्यवान होने पर भी बहुत सार्वभौमिक ख्याति एवं स्थान प्राप्त ना हो सका जो आर्यों को प्राप्त हो सका। ठीक है, आर्यों के समय में क्या था, उनके समय में इतिहास मतलब जो साहित्य था वो उपलब्ध था और इस वजह से उनका खूब नाम भी था और काफ़ी उनके बारे में जानने को मिला, तो इस वजह से उनको ज़्यादा शौर्यवान और वीर माना जाता है। लेकिन उनकी खस जाति के बारे में कोई भी स्रोत सही से प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो इस वजह से इनको ज़्यादा ख्याति, सार्वभौमिक ख्याति नहीं प्राप्त हो सकी। फलतः खस जाति के वंशज आर्यों से इतने प्रभावित हुए, तो क्या हुआ, खस जाति के जो वंशज थे वो आर्यों से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि स्वयं को आर्यों का संतान कहलाने में उनको बहुत गर्व की अनुभूति होती थी। ठीक है, खस जाति जो थी वो अपने आप को उनकी संतान बताती थी आर्यों की, और आर्य के बारे में इतना मतलब दिया गया है कि उनके साहित्य में उनके बारे में इतना ज़्यादा लिखा गया है कि वो बौद्धिक रूप से भी काफ़ी विकसित थे और शारीरिक रूप से भी काफ़ी विकसित थे और दिखने में भी बहुत मतलब एक मतलब वीर और बहादुर से लगते थे। तो उनको क्या समझते थे, अपना आर्यों की संतान समझते थे। वर्तमान काल में केवल हिमालय प्रदेश के निवासी ही खस जाति से संबंधित माने जाते हैं, जबकि प्राचीन काल में गंगा जी के मैदान तथा पठार, दक्षिण के पठार में दूर दूर तक इस जाति का प्रसार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल कुमाऊं से प्राप्त कुछ प्राचीन लेखों के आधार पर कनिंघम का अनुमान है कि मौर्य वंश का अंतिम नरेश राजपाल विक्रम पूर्व दूसरी शताब्दी में उत्तराखंड के राजा सकादित्य द्वारा मारा गया था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि विक्रम दूसरी व तीसरी शताब्दी से पूर्व किसी भी समय हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में सक जाति आ बसी थी। ठीक है, तो ये एक अनुमान है कनिंघम द्वारा। ठीक है, कनिंघम कौन थे, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, या इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो इनके अनुसार क्या था, मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम नरेश जो थे राजपाल, तो ये सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है कि सक जाति कैसे आई थी। सकादित्य ने मौर्य वंश के जो अंतिम नरेश थे राजपाल, तो उनको मारा था, तो और उसके बाद दूसरी और तीसरी शताब्दी में सक यहाँ पर आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक जाति भी पशुचारक व अशुपालक थी। ठीक है, अशुपालक यानी कि घोड़े वगैरह पालती थी, पशुचारक थी। इन लोगों में भी मिस्र वासियों की भांति मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तुएं रखने की प्रथा थी। ठीक है, जैसे मिस्र वासी जो लोग थे उनमें क्या थी, मृतकों की समाधि के साथ उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा थी। तो आप इसको नोट कर सकते हो, एग्जाम में ये आ सकता है कि मिस्र वासियों की तरह मृतकों की समाधि के साथ प्रिय वस्तु रखने की प्रथा किस और जाति में है, तो आंसर क्या होगा, सक जाति होगा। तो आपको ये पूरा नोट कर लेना है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है। लद्दाख, लाहौल, चंबा और कन्नौर में लिप स्पू में आगे तिब्बती सीमांत पर स्थित भारत के अंतिम गांव नमग्या और मलारी तक तथा मध्य तिब्बत में भी ऐसी कई समाधियां पाई गई हैं जिनमें सक समाधि किसी समानता मिलती है। सक समाधि किसी समानता कहाँ पर को मिलती है, कैसे, जो ये समाधि के साथ मतलब मृतकों की समाधि के साथ प्रिय वस्तु रखने की जो प्रथा थी वो कहाँ कहाँ पे मिलती है, भारत के अंतिम गांव नमग्या और मलारी। ठीक है, नमग्या तो अभी इस वक्त कहाँ पर को है, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है अभी। ठीक है, और मलारी कहाँ पे को है, ये उत्तराखंड में है, चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि ये मृतक समाधियों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। खस व सक दोनों जातियों में रंग, रूप, आकार तथा आकार, प्रकार, रुचि व पेशे में पर्याप्त समानता थी, मतलब दोनों समान ही थे। शकों के आगमन से बहुत काल पूर्व ही कश्मीर से पश्चिम नेपाल तक समग्र हिमालय खस देश बन चुका था। आगंतुक शक तथा अन्य जातियां कालांतर में उसी खस सागर में विलीन हो गई तथा और खस रीति नीतियों को अपनाकर उसने अभिन्न हो गई। क्या कह रहे हैं कि जो खस व शक दोनों जो जातियां थी वो क्या थी, आपस में बहुत समानता उनमें पाई जाती थी। और शकों के आगमन से बहुत काल पूर्व ही कश्मीर से पश्चिम नेपाल तक समग्र हिमालय खस देश बन चुका था। ठीक है,
कहाँ पर से बोल रहे हैं, कश्मीर से लेकर पश्चिमी नेपाल तक क्या था, जितना भी हिमालय क्षेत्र था वो खस देश बन चुका था, सब जगह खस फैल चुके थे, उनका प्रसार हो गया था। फिर आगंतुक शक जो आए थे, क्या हुआ, जब शक जाति आई तो वो अन्य जातियों के संग क्या हुआ, उसमें मिल गए, खसों के संग मिल गए, उसमें विलीन हो गए, मतलब मिल गए उसी में, और उन्हीं की रीति रिवाजों और उन्हीं की नीतियों को अपनाकर उसमें पूर्ण रूप से मिल गए, अभिन्न हो गए, मतलब उन्हीं के संग मिल गए। तो विख्यात इतिहासकार श्री राहुल का मत है कि राहुल संस्कृत्यायन है ये, तो उनका मत है कि शक मूलतः खसों के ही वंशज थे। वो ये कह रहे हैं कि वो उन्हीं के वंशज थे। इतिहासकार किसके अनुसार, श्री राहुल के अनुसार ये कहा जा रहा है। तो उनका क्या कहना है कि खस शब्द उलटकर अ, शक या शक हो जाता है। इसी के साथ वे कहते हैं कि हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश कत्यूरी भी शकों से संबंधित है। कत्यूरी वंश के बारे में हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो कत्यूरी नरेशों के समकालीन यशोवर्मन चंदेल के खजुराहो शिलालेख के अनुसार उनसे खस नरेश की शक्ति को तोला था। देखिए, कत्यूरी नरेशों के समकालीन यशोवर्मन चंदेल के खजुराहो शिलालेख के अनुसार उसने खस नरेश की शक्ति को तोला था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो कत्यूरी नरेश थे उन्होंने क्या किया है, खस नरेश की शक्ति को तोला था। कैसे? जैसे इसमें लिखा है कि गौर क्रीडा लता शिस्तु लत खस बल कौशला नाम। तो इसमें क्या लिखा है कि गौड़ प्रदेश के लोग विभिन्न कलाओं और खेलों में कुशल थे। ठीक है, तो इनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, वो खस नरेश की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि क्या थे ये लोग, कि विभिन्न प्रकार की कलाओं में और खेलों में बहुत ही निपुण थे, कुशल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह खस नरेश निश्चय ही पांचाल के उत्तर में स्थित उत्तराखंड का कत्यूरी नरेश रहा होगा। पांचाल कौन सा होता है? पांचाल किसे कहते हैं? 5 क्षेत्रों का समूह या फिर 5 भागों वाला प्रदेश कहा जाता है। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण जनपद था। ठीक है, पांचाल जो आज के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। इसको 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है, तो पांचाल के उत्तर में स्थित उत्तराखंड का कत्यूरी नरेश रहा होगा, खस नरेश। ठीक है, कत्यूरी नरेशों के समकालीन धर्मपाल, देवपाल और नारायणपाल के अभिलेखों में खस नरेश या खस देश की को उनके अधीन बताया गया है। कत्यूरी नरेशों के समकालीन, जो उस समय कत्यूरी नरेशों के जो समकालीन थे, धर्मपाल, देवपाल, ये किस वंश के? पाल वंश के। ठीक है, तो पाल वंश के प्रसिद्ध शासक हैं ये तीनों। ठीक है, तो इनके अभिलेखों में खस नरेश या खस देश को उनके अधीन बताया गया है। कत्यूरी राज्य के अशोक चल के बोध गया शिलालेख में उसे खस देश का नरेश बताया गया है। तो जो कत्यूरी राज्य का अशोक चल था, उसके जो बोध गया शिलालेख मिले थे, तो उसमें उसे खस देश का नरेश बताया गया। इसीलिए यह माना जा सकता है कि कत्यूरी वंश का संबंध खस जाति से था। कत्यूरी वंश की सामाजिक स्थिति भी उसका संबंध खस जाति से जोड़ती है। ठीक है, कत्यूरी वंश के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोग ज़्यादा चिंता न करें। तो प्राचीन काल में उत्तराखंड की ब्राह्मण व राजपूत जातियों में ऊंच नीच का भेदभाव अधिक पाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे को समझ पा रहे होंगे कि प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में, उत्तराखंड में ब्राह्मण और राजपूत जातियों में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक था। उच्च जाति के राजपूत खस जाति के वंशजों को हे समझते थे, लेकिन कुमाऊं के चंदवंशी नरेश समकालीन कत्यूरी परिवारों की कन्याओं से विवाह तो कर लेते थे, लेकिन क्या करते थे, स्वयं उन्हें स्वयं से हीन समझते थे और अपनी पुत्रियों को उनको नहीं देते थे। यानी कि उनकी पुत्रियों से तो विवाह कर लेते थे, लेकिन अपनी पुत्रियों का विवाह उस वंश में नहीं करते थे। पुरातत्ववेता कनिंघम कहते हैं कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर या विराटपटन थी, जो रामगंगा के किनारे है। चीनी यात्री हिंसांग ने भी ब्रह्मपुर, सॉरी अब दिख नहीं रहा है, एक बार मैं और पढ़ देती हूँ कि कहाँ पे, यहाँ पर से पढ़ती हूँ। प्राचीन काल में उत्तराखंड कि ब्राह्मण व राजपूत जातियों में उच्च नीच का भेदभाव अधिक व्यापक था, लेकिन उच्च जाति के जो राजपूत थे वो क्या करते थे, खस जाति के वंशजों को हे समझते थे, हे यानी कि बहुत नीचा समझते थे। और कुमाऊं के चंदवंशी नरेश समकालीन कत्यूरी परिवारों की कन्याओं से विवाह तो कर लेते थे, ठीक है, लेकिन स्वयं से उनको हीन समझते थे। ठीक है, स्वयं को उनसे हीन समझकर अपनी पुत्रियों का विवाह वहाँ नहीं करते थे। पुरातत्ववेत्ता का निगम कहते हैं कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर तथा विराटपटन थी, जो रामगंगा के किनारे स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी ब्रह्मपुर और लखनपुर का आंखों देखा वर्णन लिखा था कि इन स्थानों पर ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनों ही मतावलंबी रहते हैं। यानी कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग हर्षवर्धन काल में यहाँ पे को आए थे, तो उन्होंने ब्रह्मपुर और लखनपुर
ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं, ये क्या हैं, प्राचीन काल के स्थान है ये, ब्रह्मपुर और लखनपुर। ठीक है, तो उनका आंखों देखा वर्णन लिखा था, और इस स्थानों पर ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म, जो ब्राह्मण धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उनके बारे में लिखा था। ठीक है, तो कुछ लोग क्या थे यहाँ पर को विद्या व्यसनी थे, और कुछ लोग क्या करते थे, खेती करते थे। विद्या व्यसनी से क्या मतलब है कि जो लोग ज्ञान को पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, वो लोग हो गए। और कुछ लोग क्या करते थे, खेती करते थे। ठीक है, ठीक है, स्वयं संभव है कि यह कत्यूरियों की राजधानी रही होगी। लखनपुर में ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में आए थे, इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि वह नगर 6ठी सदी से पूर्व ही बस गया होगा। कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ढिकोली के निकट थी। गाने वाले भड़ कहते हैं, गाने वाले भड़ से मतलब है जो क्या करते थे, जो गीत गाकर वीरों और राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, उनको भड़ कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ये एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भड़ से क्या तात्पर्य है। तो आंसर क्या होगा, ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब वो शब्दावली शब्द वगैरह पूछते हैं ना उसमें, कि इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप लिख सकते हो भड़ से क्या तात्पर्य है, कि जो क्या करते हैं, गीत गाकर वीरों की या राजाओं की प्रशंसा किया करते हैं, उन्हें भड़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आसन वाका, वासन वाका, सिंहासन वाका, वाका ब्रह्म, वाका लखनपुर। तो इसमें गीत गाकर, गाने गाकर वहाँ पर की जो शासक है, शासन है, उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कि सब कुछ उसी का है। आसन वाका, वासन वाका, आसन यानी कि बैठने वाला जो स्थान होता है, बैठने का जो आसन होता है, वो भी उसी का ही है। ठीक है, सब कुछ उसी का है, बैठने का स्थान भी उसी का है, और वस्त्र भी उसी का है। ठीक है, और सिंहासन, जो राज सिंहासन होता है, वो भी उसी का है। ठीक है, यहाँ तक कि क्या है कि ब्रह्मपुर और लखनपुर भी उसी का है। ठीक है, एक बार एक आसान शब्दों में आप चाहो तो लिख सकते हो इसे, सब कुछ उसी का है, बैठने का स्थान, वस्त्र, सिंहासन, यहाँ तक कि ब्रह्मपुर और लखनपुर भी उसी के अधीन है। ऐसा इसमें लिखा है, क्योंकि वो जिस भी जगह में रहते हैं, तो वो वहाँ पर रहने वाले शासन या वीर जो पुरुष होते हैं, उनकी तारीफ में गाने गाकर उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटकिंसन महोदय का अनुमान है कि आसन तथा वासन कत्यूरी राजाओं के नाम होंगे, किंतु आसन का अर्थ बैठने की वस्तु और वासन वस्त्रों को कहते हैं। ठीक है, एटकिंसन ये मानते हैं कि ये उनके नाम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आसन यानी कि बैठने का स्थान भी उन्हीं का है, और वासन यानी कि वस्त्र भी उन्हीं के हैं, और सिंहासन भी उन्हीं का है, और ब्रह्मपुर और लखनपुर राजधानी तो उनकी है ही। ठीक है, तो कनिंघम ने ब्रह्मपुर और लखनपुर का मानचित्र दिया है, उससे स्पष्ट है कि यह राज्य क्या था, कुमाऊं में था। ठीक है, ब्रह्मपुर और लखनपुर क्या थे, कुमाऊं में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर डी शर्मा के मतानुसार एक प्रबल सैन्य शक्ति तथा रण कुशल योद्धाओं के रूप में खसों का उल्लेख तो हमें प्रागैतिहासिक काल से ही मिलता रहा है, पर सार्वभौम प्रभु सत्ता संपन्न साम्राज्यों के अधिनायकों के रूप में उनका कोई प्रमाणिक अभिलेख अथवा कोई मुद्रांकन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। इससे पहले अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, तो खसों के बारे में क्या है कि शासन तो यहाँ पे किया है, और काफ़ी रणकुशल योद्धा के रूप में खस्सों का उल्लेख हमें प्रागैतिहासिक काल से मिलता है, पर उनके बारे में बहुत अधिक हमको कोई अभिलेख या फिर मुद्रांकन ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसी स्थिति कभी रही ही नहीं होगी। इसमें अधिक संभव यह भी हो सकता है कि गणतांत्रिक परंपरा का अनुपालन करने के कारण किसी व्यक्ति विशेष का विशेष महत्व रहने से शासकों के इस प्रकार के मुद्रांकनों तथा प्रशासन पत्रों का प्रचलन ना रहा हो। तो वहाँ पर के जो नियम वगैरह रहे हों, तो उस समय क्या था वहाँ पर के नियम कानून, क्या किस तरीके के थे, तो वहाँ पे क्या पता इस तरह के पत्रों का और मुद्रांकनों का कोई प्रचलन ना रहा हो, तो इस वजह से खसों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि खसों का भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश हुआ प्रसार। ठीक है, खसों के संदर्भ अधिकतर विद्वानों का कहना है कि मूलतः मध्य एशिया के काकेस पर्वत से ईरान, अफगानिस्तान होते हुए हिंदू कुश को पार कर भारत में प्रविष्ट हुए थे। ठीक है, भारत के पुराने साहित्य में खसों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है, महाभारत के सभा पर्व में, कर्ण पर्व में मिलता है। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि महाभारत के रचना काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में खस भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में विद्यमान थे। खस एक वीर जाति थी, अतः प्राचीन भारत के सभी युद्धों में इस पर्वतीय जाति द्वारा युद्ध में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि खसों ने क्या किया था, दुर्योधन की तरफ से अपने युद्ध किया था। ठीक है, उत्तराखंड में खसों के आगमन के संदर्भ में केपी नौटियाल का कहना है कि खसों के भारत में आगमन के काल विशेषकर कुमाऊं उत्तराखंड के संदर्भ में निश्चित रूप से नहीं आंका जा सकता। उनके विषय में
जो कुछ भी लिखा गया है वो अधिकांश में ग्रीक लेखकों और पौराणिक संदर्भों के अनुमानों पर ही लिखा गया है। मतलब जो भी कुछ भी खसों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है वो क्या हुई है, ग्रीक जो लेखक यहाँ पर को यात्रा करने के लिए आए होंगे, मतलब बाहर विदेशी जो यात्री यहाँ पर को आए होंगे, तो उनके द्वारा ही हमको उन्होंने जो अनुमान लगाया है उसके द्वारा ही हमको जानकारी मिल पाती है। किंतु इन सब का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अ, सर्व सर्वतोभावीन एक शक्तिशाली जाति के रूप में उभरी तथा खस्सों ने कुमाऊं गढ़वाल के उत्तरकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये है कि खस जाति कोई साधारण जाति नहीं थी, बल्कि बहुत ही हर चीज़ में काफ़ी अच्छी साबित हुई है और शक्तिशाली साबित हुई है। तो उन्होंने क्या किया है, कुमाऊं और गढ़वाल में एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। वस्तुतः खसों की आवास भूमि बहुत ही विशाल रही है, जिसमें किसी समय सारा हिमालय सम्मिलित था। आज भी इनका यह प्रसार जम्मू की पहाड़ी क्षेत्र, खसियाल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं से लेकर पश्चिमी नेपाल तक अविच्छिन्न रूप में पाया जाता है। ठीक है। लौकिक साहित्य में खसों का उल्लेख महाभारत में पाया गया है तथा यह उल्लेख अनेक प्रसंगों में तथा अनेक रूपों में देखा जा सकता है। यथा सभा पर्व में इन्हें कुलिंद तड़ंग, पर तड़ंग आदि जातियों के साथ मेरू तथा मंदर पर्वतों के मध्य सैलोदो नदी के रम्य तटों पर किचक वेणुओं की रम्य छाया में वास करने वाला कहा गया है। लोग युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में हिमालय के अन्य बहुमूल्य उपहारों के साथ पीपली का स्वर्ण का उपहार भी ले गए थे। उद्योग में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में महासमर जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें दुर्योधन की ओर से युद्ध करने वाले खसों के दल विभिन्न दिशाओं से आए थे। यानी कि मैंने आपको पहले बताया ना कि खस जाति के कुछ जो योद्धा थे उन्होंने दुर्योधन की तरफ से भी युद्ध किया था। ठीक है। तो हमें खसों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय या तो हो सकता है कि उस समय कोई ज़्यादा प्रचलन ना हो, ऐसे मुद्रांकनों का और पत्रों का कोई प्रचलन ना हो। लेकिन जो बाहर से जो विदेशी जो यहाँ पर को आए हैं, तो उनके द्वारा, उनके अनुमान के द्वारा हमको कुछ जानकारी मिलती है। तो उन्होंने मतलब खस जाति भी कोई साधारण जाति ना होकर एक शक्तिशाली जाति थी। तो कुछ प्रमाण हम लोगों ने यहाँ पर को देखे। किरात जाति, कोल जाति और खस जाति के बारे में और शक जाति के बारे में हम लोगों ने जाना। तो एग्ज़ाम में अगर आप लोग के आएगा कि सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, तो कोल ही सही आंसर माना गया है और आयोग भी इसी को सही आंसर मानता है, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम तथ्य मिलते हैं। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि कोल जाति को आदि निवासी मानने का। ठीक है। तो अभी तक के लिए तो हम यहीं पर तक देखेंगे, फिर हमारा जो अगली वीडियो होगी वो इस पे आएगी कि कत्यूरी वंश की स्थापना व इतिहास। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ज़रूर मुझसे जुड़िए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।